नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। शो है बात भारत की और मैं हूं मीनाक्षी। देश के 2 राज्य इस समय विधानसभा चुनाव चल रहे हैं वहां पर, और वहां ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। एक जगह चुनाव हो चुके हैं पहले चरण के 18 तारीख को। ये राज्य है जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 हटने के बाद में ये पहला विधानसभा चुनाव है जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए इसके क्या मायने हैं, क्या वहाँ पर इस समय स्थिति है, इस बारे में बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं न्यूज़ लॉन्ड्री की मैनेजिंग एडिटर मनीषा पांडे और मेरे साथ हैं द वायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज। आप दोनों का स्वागत है। आशुतोष जी, मैं पहला सवाल आपसे करूंगी। कश्मीर में चुनाव होना, ख़ास तौर पर अनुच्छेद 370 के बाद में, ये आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि कश्मीर जो है हमेशा से एक ऐसी स्थिति रही है, लगातार उसे अशांत कहा जाता था, कॉन्फ्लिक्ट जोन कहा जाता था। अब वहाँ पर भाजपा के शासनकाल में एक तरह से कहा जाए तो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ये किस तरह से आप इसे बतौर पत्रकार देखते हैं? देखिए, कश्मीर भाजपा की शायद सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। 1950 से उससे पहले से भी कश्मीर भाजपा के प्रमुख एजेंडे पर रहा है। जी। तो ये पहला अवसर है जब भाजपा अपने झंडे, अपने कलम, अपने शासन के तहत वहाँ चुनाव करा रही है। और कहाँ है भाजपा इस समय? भाजपा हमने देखा लोकसभा में जब चुनाव हुआ 4 महीने पहले, भाजपा वैली से नहीं लड़ी थी। इस बार क्या कर रही है? भाजपा वैली की अधिकांश सीटों से पीछे हट गई है ना? और भाजपा ने पूरी कोशिश कर ली, उसने डिलिमिटेशन करा लिया। उसने इस तरह से डिलिमिटेशन कराया कि जम्मू की जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है वो कमज़ोर हो जाएँ, हिंदू बाहुल्य सीट मजबूत हो जाएँ। इसके बावजूद भाजपा आज कमज़ोर दिखाई दे रही है। दूसरी बात, भाजपा के पूरे प्रयास के बावजूद जमात-ए-इस्लामी आज सड़क पर आकर चुनाव लड़ रही है। तो चुनाव का फैसला जो भी हो, जनादेश कहाँ जा रहा है, वह स्पष्ट है। तो शुरुआत मैं इससे करूँगा, भाजपा अपनी सबसे बड़ी प्रयोगशाला में पिछले 5 साल में जिसने जो कुछ किया, उसके बावजूद भाजपा एक अंधे कुएँ की ओर बढ़ रही है। ये मेरी पहली ऑब्ज़र्वेशन है। दूसरी ऑब्ज़र्वेशन है कि 2019 अगस्त में जब जम्मू कश्मीर उस राज्य का जब विभाजन हुआ था, तो 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनी थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख की कोई बात भी नहीं कर रहा है, लद्दाख में विधानसभा नहीं है। और मैं इसे सिर्फ संयोग नहीं मानूंगा कि जिन दिनों मैं और आप ये चर्चा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, लद्दाख की शायद सबसे बड़ी क्रेडिबल वॉइस वो लद्दाख से दिल्ली की पदयात्रा पर निकली हुई है। हिमाचल क्रॉस करके वो कभी भी मैदानी इलाके में आएंगे और हरियाणा में घुस जाएंगे जब दूसरा चुनाव होने वाला है। ये मेरा पहला प्राइमरी ऑब्जर्वेशन है इस चुनाव पर। मनीषा, आप अभी 2 हफ्ते का करीब समय गुजार कर आई हैं। आप जब वहाँ देखती हैं, लगातार जो इधर से नई दिल्ली से दावे किए जाते हैं कि वहाँ शांति है, वहाँ के लोगों के लिए ये चुनाव क्या होल्ड करते हैं? क्या सिग्निफिकेंस है उनके लिए इस चुनाव की? मैं 10 दिन थी वहाँ पे, श्रीनगर, कुलगाम और पुलवामा, और हमारी टीम बारामुल्ला भी गई। काफ़ी हमने श्रीनगर के आसपास बहुत घूमा, कश्मीर में बहुत घूमा, जम्मू में हालाँकि हम सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही थे। तो यहाँ पे जो सेलिब्रेशन हो रहा है कि वोटर टर्नआउट इतनी अच्छी हुई है, वाक़ई अच्छी हुई है, लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है, इसको लेके बहुत हम खुश हैं, वो सब ठीक है। लेकिन आप ये देख के ये ना सोचें कि कश्मीरी बहुत खुश है। मैं 2022 से मेरे ख्याल से स्टेट इलेक्शंस बहुत क्लोजली कवर कर रही हूँ हर जगह, और ये पहली ऐसी जगह है जहाँ मुझे एक सेंस ऑफ सफोकेशन ऐसा फील हुआ लोगों में जो कहीं नहीं और फील हुआ। यंग लोगों में, ओल्ड लोगों में, कितने लोगों से भी आप बात करें वो ये बोलते हैं यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है, हम बोलेंगे तो शाम को फ़ोन आ जाएगा, हमें तिहाड़ जाना है रात को घर हमें सॉरी घर जाना है रात को तिहाड़ नहीं जाना है। तो ऐसी चीज़ें लोग बोल रहे हैं। लोगों में एक ये सेंस है कि, और ये इसलिए नहीं है, वो ऐसे नहीं बोल रहे कि फ़ियर है या साइकोलॉजिकल है, इश्यूज़ हो रहे हैं या साइकोसिस हो गया है वहाँ पे। वो जनरली देखते हैं 2 चीज़ें। एक देखते हैं कि बड़े-बड़े पत्रकार जो हैं उनको टेरर केस में तिहाड़ में डाला है, रोहिणी में डाला है। वो देखते हैं पीएसए का इस्तेमाल कैसे हुआ है, 7 फोल्ड इंक्रीज़ हुआ है, कुछ लोग कहते हैं 2019 के बाद। तो एक आम कश्मीरी सोचता है कि भई अगर इन शब्दों में हमें बोला है कि भाई अगर उन लोग को जेल डाल सकते हैं तो हमारी क्या औकात है। हम कुछ बोलेंगे, हमारे पास तो कोई बफर नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, तो बेहतर ये है कि आप चुप रहें। और दूसरी चीज जो एक आम कश्मीरी देख रहा है वो है मेन स्ट्रीम कश्मीरी पार्टीज जो हैं, पीडीपी और एनसी। हम लोग, दिल्ली की मीडिया ने उनको बोल दिया एंटी नेशनल पाकिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग, उनको हम पाकिस्तान का फ्रंट यहाँ दिखाते हैं। अब कश्मीर में हमेशा से ये पार्टीज इंडिया का फ्रंट रही हैं। लोग उनको, एनसी के बारे में आज के कितने यंग लोग बोलते हैं कि ये सबसे इंडियन चीज है कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस।
और इसी वजह से लोग नाराज भी रहते हैं उनसे कि ये हमेशा दिल्ली की बात करते हैं कश्मीरियों से, ये कभी कश्मीर की बात नहीं करते हैं दिल्ली से। अब उन लोगों को अगर सेंटर पिछले 5 साल से बोल रहा है कि ये पाकिस्तानी हैं, ये आईएसआई एजेंडा चलाते हैं, तो आम कश्मीरी सोचता है कि भाई सबसे हिंदुस्तानी चीज थी, अगर वही पाकिस्तानी हो गई तो अब हम क्या ही बोले। तो ये दो सेंस बहुत स्ट्रांग हैं। उसके अलावा जो मुद्दे हैं मैंने बहुत लोगों से सुने, वो दो बहुत, एक तो ब्यूरोक्रेसी से लोग तंग आ गए हैं, तो इसलिए भी हम शायद देख रहे हैं कि वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा है। लोग चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधि हो, वहां से निकला हो कोई जो उनकी बात करे, कहीं तो सुनवाई हुई। एक सेंस है कि अनअकाउंटेबल चल रहा है सब कुछ, किसी चीज की कोई जवाबदेही नहीं अफसर है कुछ किसी भी पर, करें, हाँ, कहीं कुछ भी हो, हम कोई कोई सुन नहीं हम रहा है। सुनने वाला नहीं है। तो ये एक बहुत बिग सेंस है लोगों में कि ब्यूरोक्रेसी खत्म होके हमें एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वही दिल्ली वाली सिचुएशन हो जाए। पीपल वांट अ स्टेटहुड। ये बहुत, जम्मू में भी बहुत एंग्जाइटी है लैंड को लेके। जी। हालांकि जम्मू वाले कहते हैं कि हमने इतना सेलिब्रेट करा, हम लड्डू बांट रहे थे जब एब्रोगेशन हुआ, अब हमें लग रहा है कि हमारा ही सुनी नहीं जा रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि कोई श्रीनगर तो जाएगा नहीं, कश्मीर जाएगा नहीं, क्योंकि वहां जो भी जितना भी हम बोले सिचुएशन कोई बहुत नॉर्मलाइज नहीं हो गई है, तो सब जम्मू आ रहे, तो जम्मू को वो फेस करना पड़ा है कंपटीशन बाहर से। दूसरी चीज अनएम्प्लॉयमेंट, तो खैर कोई भी इलेक्शन नहीं है जहाँ पे यंग लोग नहीं बोल रहे हैं। कश्मीर की एक स्पेशल इशू है कि जम्मू की भी, कि वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत हाई है, तो पढ़े लिखे बहुत लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो पेपर लीक होता है उसके बारे में बात करते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स बोलते हैं हम क्या करें, अखरोट बेचें या सेब बेचें, हमने इतनी पढ़ाई करी है। और ड्रग मेनस जिसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हमें ऐसी ऐसी खबरें वहां सुनी कि गांव में हेरोइन, गांव में एडिक्शन बढ़ रहा है, और ये नहीं होता था पहले, तो इस पे भी अब बहुत। और कश्मीर, आप तो कितनी बार गए आशुतोष, आपको पता होगा कितना सस्पिशन है उस सोसाइटी में, कितनी कॉन्स्पिरसीज थ्योरी कितनी जल्दी हो जाती है। तो ये भी बहुत लोगों में कि कैसे हो रहा है, इतना इतना पुलिस प्रेजेंस, सीआरपीएफ, आर्मी आपके पास, एनआईए ऑपरेट कर रही है, एसआईडी, सीआईडी सब कुछ है, फिर भी ये ड्रग कैसे बिक रही है, इसको लेके लोगों में बहुत एंग्जाइटी है। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है मेरा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस को लेकर हमेशा से वहाँ पर एक शक की निगाह से देखा जाता था। जब से 2019 से चीज़ें बदली हैं वहाँ पर, तब से देखा जा रहा है कि लगातार वहाँ फोर्सेस की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में भी वहाँ कई सारी जो फोर्सेस हैं तैनात हैं। उस पूरे माहौल में क्या एक आम कश्मीरी सेफ फील कर रहा है इतनी सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद भी? मतलब सेफ अनसेफ तो नहीं, लेकिन एक आम कश्मीरी बहुत दबा हुआ जरूर महसूस करता है। अब पुलिस प्रेजेंस, सिक्योरिटी प्रेजेंस तो वो जानते ही हैं बहुत टाइम से, उनके लिए ये शायद कुछ नया ना हो। बस ये है कि शायद और ज्यादा लोग हैं और इम्प्यूनिटी थोड़ी ज्यादा है। और जैसे आप पहले लॉकअप हो जाते थे पीएसए के केस में, तो आप अपने एमएलए को बोल सकते थे, कुछ आप कहीं जा सकते थे, कोई था कुछ आपका नेता कोई सुनने सुनने वाला वाला था कि यार जी। इनकी गलती नहीं थी, ये बस वहां खड़े थे। अब ये है कि हम, किसी ने हमें पकड़ लिया, कुछ हो गया, तो हम कहीं नहीं, हम बस, हम वी हैव नो वे टू गो। तो ये सेंस ऑफ फियर बहुत लोगों में है वहां पे। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहती हूँ कि इस सब में जो दिल्ली मीडिया का रोल है वो बहुत ही खतरनाक है कश्मीर के उससे देखें। और ये अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट एक मोनोलिथ नहीं होता, बहुत लोग होते हैं, तो उनमें भी एक सेंस मुझे लगता है अब आ रहा है। क्योंकि एक आम कश्मीरी, जब एब्रोगेशन हुआ, कर्फ्यू चला, इंटरनेट नहीं है, वो कुछ नहीं है उनके पास, वो टीवी खोलते हैं, वो देखते हैं बस लड्डू बट रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं, कश्मीर को सबक सिखा दिया और बस हमारी कोई बात नहीं हो रही कि हम कैसे हैं। उसके बाद स्टेटमेंट्स जैसे कि हाँ आप कश्मीर की लड़कियों से शादी कर सकते हैं, या ये बार बार बोलना कि इनको मजा, इनको सबक सिखा दिया, इनको इनकी औकात दिखा दी। इतना लोग ये देखते हैं कि अब ये सोचते हैं कि यही मेन स्ट्रीम इंडियन थॉट है, हमारे बारे में यही सोचते हैं। और फिर अब लोग सोचते हैं कि अगर ये यही सोचते हैं तो हम, वो डिस्टेंस बहुत बढ़ गया है, वो सेंस ऑफ एलियनेशन सेंस बढ़ता ऑफ जा रहा है। एलिनेशन बहुत बढ़ गया। ऊपर से वो न्यूज भी जो पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान से, तो वो, हालांकि पहले मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी मुस्लिम इतना इन्वॉल्व होता था बाकी के देश में मुस्लिमों के क्या हालात हैं, क्या वो एक अलग उनका हमेशा था, हम अलग हमारी लड़ाई है या अलग हमारी सोच है। अब वो देखते हैं बुलडोजर का केस, वो देखते हैं लिंचिंग के केसेस, बुलडोजर जस्टिस, इतने लोग वहां पे इतने एंग्शियस थे इसको सोच के कि हमने देखा जहांगीरपुर में क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि उनको लगता है कि यही एंड गोल यही है। कोई ये नहीं सोच रहा कि गुड फेथ में, जैसे होम मिनिस्टर हमारे जब भी जाते हैं वो बोलते हैं हम यूथ से बात करेंगे, हम यहाँ की युवा पीढ़ी से बात करेंगे, लेकिन वो मैसेज कहीं नहीं पहुंच रहा है। यूथ को लगता है या लोगों को लगता है ये इनका एंड गोल यही है कि यहाँ भी बुलडोजर आए, यहाँ भी
खाने की पाबंदियां लगे, यहाँ भी नमाज पे जो या गुड़गांव में जैसे हो गया था। तो ये बहुत ही दिल्ली मीडिया ने बहुत एंटी नेशनल रोल प्ले किया है कश्मीर के उससे, अगर देखें पूरी इंडिया की जो नेशनल इंटरेस्ट है खत्म करा है ये पॉइजनस रिटोरिक से कश्मीरी के बारे में। जी। अ, अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि आप, ऐसा नहीं है कि आप 2019 के बाद ही गए हैं, आप लगभग एक दशक से आते जाते रहे हैं। जब आप उस चीज़ को अब महसूस करते हैं कि हाँ, जो आपने पिछले चुनाव भी देखे थे, उससे पहले भी आपने काफ़ी अरसा गुजारा है, आप वहाँ से रिपोर्ट किया करते थे। अब आप क्या अंतर देख पाते हैं तब की सिचुएशन में, अब की सिचुएशन में, इस विधानसभा चुनाव में, 2014 के चुनाव में? देखिए, एक सेंस ऑफ डेस्पेयर, सेंस ऑफ सफोकेशन, सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन 2019 के बाद से लगातार बढ़ता गया है। मैं 14 पे ना आके थोड़ा 19 से शुरू करूंगा। 19 के तुरंत बाद मैं गया था, अगस्त के बाद। ऐसा मुझे लगता था, लिखा भी था मैंने, तो ऐसा नहीं है कोई मैं रेट्रोस्पेक्ट में फैक्ट्स गढ़ रहा हूँ। घाटी कभी भी फूट सकती है। उस समय ये स्थिति थी कि कभी भी हो जाएगा। लेकिन चूंकि सिक्योरिटी जो तंत्र था वो इतना सघन था कि वो कई महीनों तक हम जानते हैं वहाँ कर्फ्यू रहा, और उसके बाद धीरे धीरे सिस्टमैटिकली, मैं ये वर्ड यूज करूंगा, कश्मीरियों को क्रश किया गया। कश्मीरियों को लगता था कि उनकी जो सोल है उसको कुचला जा रहा है। मैं और सिर्फ जो 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 एग्जाम्पल्स यही नहीं थे कि सिक्योरिटी थी। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स देता हूँ। ग्रेटर कश्मीर और राइजिंग कश्मीर कितने बड़े अखबार हैं। आपको अचंभा होगा, जब ईयू एमपीज, सहयोग की बातें में था वहां उस समय, ईयू एमपी गए थे, ईयू के एमपी डेलीगेशन गया था। उस दिन ये अखबार अपने एडिटोरियल्स क्या छापते हैं? हाउ टू फाइट डायबिटीज, साइकिलिंग के क्या फायदे हों, मतलब साइकिलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। आज भी वो एआई हाँ, के बेनिफिट्स, अब तो वो मैथमेटिक्स, ये खत्म ही सब। हो गया है। मैं बता रहा हूँ, 19 के बाद जब ये लग रहा था कि कुछ उबाल आएगा, वहां की आवाम ने ऐसा सरेंडर होते हुए देखा। तो आपको क्या लगता है, डेलीगेशन जब आ रही है तो आप डायबिटीज के नुकसान आप क्यों चलाएंगे आकर? वो फ्रंट पेज पे बड़ा बड़ा आप प्रो मनोज सिन्हा की खबरें क्यों लगा रहे हैं? जनता मूर्ख तो नहीं है। तो ये 5 साल से जो क्रश होने वाले भाव है ना, वो इस चुनाव में हमने लोकसभा में भी देखा और अब भी देखा। मैं आपको बहुत ही माइन्यूट एग्जाम्पल बताता हूँ, लोगों की कम निगाह गई है। कुलगांव में, जहां सीपीआई एम के कैंडिडेट हैं यूसुफ तारिगामी, वहां एक बूथ है, एक गांव है जिसका नाम है कोकपारा। वहां एक बूथ है, पिछले कई सारे चुनावों से वहां जीरो वोटिंग होती आई है। आपको अचंबा होगा, इस बार सिर्फ शुरू के 3-4 घंटे में 50 से लगभग अधिक परसेंट वोट पड़ गए थे। क्यों पड़े हैं? तारिगामी के लिए पड़ रहे हैं। हम जानते हैं वहां का सब टेक्स्ट क्या है। वहां जमाते इस्लामी ने का एक समर्थित, एक प्रमुख कैंडिडेट है, वो खड़ा हुआ, जिनका नाम है सैयद अहमद रेशी। ये कितनी बड़ी बात है कि एनडीपी और एनसी और पीडीपी, ये जो वहां की मेन स्ट्रीम पार्टियां हुआ करती थी, इनको ओवरनाइट जमाते इस्लामी द्वारा समर्थित कैंडिडेट्स और इंजीनियर रशीद की पार्टी जबरदस्त टक्कर दे रही है। कैसे दे पा रही है आखिर? कैसे सड़कों पर इन दोनों का नाम चल रहा है? आप गौर कीजिए, जमात प्रोहिबिटेड पार्टी है, बैंड पार्टी आज की तारीख में भी। इसके बावजूद उसके समर्थक शायद 10 हैं, 10 जगहों से लड़ रहे हैं। बाकी जगहों पर वो रशीद की पार्टी को सपोर्ट दे रहे हैं। आखिर ये किस दिशा में जा रहा है कश्मीर? तो चुनाव जो हो भी रहा है, वो किसी भी तौर पर, वो ठीक है, आप कह सकते हैं लोकतंत्र में आस्था है, लेकिन वो भारतीय लोकतंत्र में आस्था के तहत चुनाव नहीं हो रहा है। अगर जमात और रशीद, अगर ये दोनों मिलकर चला रहे हैं अगर ना एजेंडा को चुनाव के बाद, तो मुझे नहीं मैं इस समय आकलन कर पाने में असमर्थ हूं कि कश्मीर किस दिशा में जाएगा। जी, आपने बात की जमात के समर्थन करने की। लगातार ये बात हमने पिछली बार भी सुनी थी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि भाजपा ने अपने उम्मीदवार बहुत कम उतारे हैं, तो ये कहा जाता है कि भाजपा की प्रॉक्सी हैं। इस बार भी अनंतनाग से एक नेता हैं रफ़ीक वानी, उन्होंने बयान दिया था भाजपा की अपनी बैठक में। उन्होंने कहा था कि राशिद भी अपने हैं, सज्जाद लोन भी अपने, अल्ताफ़ बुखारी भी अपने, नबी आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद को करके उन्होंने कहा था नबी आज़ाद भी अपने हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बिलोंग टू अस। वो ये बयान पार्टी की मीटिंग में दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या समझा जा सकता है कि जमाते इस्लामी और अवामी इत्तेहाद, ये दोनों जो हैं, ये इंडिपेंडेंटली लड़ भी रहे हैं? देखिए, इस पर मैं इस समय कोई स्पेकुलेशन तो नहीं कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन कश्मीर में चीजें बहुत विचित्र हो सकती हैं, ये हम सभी जानते हैं। इनकी क्या स्थिति है इस बारे में कोई भी ठोस तरीके से कह पाना, कम से कम मेरे लिए यहाँ संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको ये तथ्य बता देता हूँ, भाजपा की अपने कई सारे पार्टी मेंबर्स, सीनियर पार्टी मेंबर्स, वो एक्स मिलिटेंट्स हैं। तो भाजपा कुछ बड़ा गेम प्लान कर रही है। कई मेजर साउथ वैली की कई मेजर जिलों के जो पदाधिकारी हैं,
वो एक्स मिलिटेंट हैं, वो इस समय भाजपा में बड़ी एकदम मुस्तैदी मुस्तैदी से काम संभाल रहे हैं। तो भाजपा क्या गेम प्लान खेल रही है और वो किस तरह से परिणाम में आगे जाके परिलक्षित होगा, वो शायद अभी देखना बाकी है। लेकिन आखिरी बात मैं कहूँगा इस मसले पर, कश्मीर की जनता कुछ बहुत डिसाइसिव करने का मन बना रही है। जी, आगे हम देखेंगे 2 और फेजेस बाकी हैं। इनफैक्ट ये जो कह रहे हैं वो काफी वहां भी चल रहा है कि भाजपा के ऑफिस में मिलिटेंट्स भगवा पहन के घूम रहे हैं, क्या हो रहा है। तो आपने भी पोलिंग जो प्रतिशत है उसके बढ़ने की बात कही। जब हमने लोकसभा के टाइम पर देखा था तो माननीय गृह मंत्री ने तब भी कहा था कि नहीं, ये हमारे फैसले जो हैं 2019 वाले, उनको स्वीकार्यता मिल रही है, उनकी एक्सेप्टेंस है, इसलिए लोग निकल के इलेक्शन में भाग ले रहे हैं। बहुत ही जी, उसके खिलाफ भी ये कहा गया था कि ये पेंट अप फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रही है, कि वो वोट करके इस चीज़ को, इस बार भी हमारे जो वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, दवायर के जो संवाददाता हैं जहांगीर, उन्होंने भी वो साउथ कश्मीर के उन इलाकों में गए थे जहाँ पर लगभग ना के बराबर वोटिंग हुआ करती थी, और उनकी जो परसों पहले चरण के बाद की रिपोर्ट्स हैं वो बता रही है कि लोग बड़ी संख्या में बाहर आए, और उनका एक ही कहना है कि हमें पता चल गया है कि हिंसा किसी चीज़ का हल नहीं है, वायलेंस से समाधान नहीं आएगा। जब आप इस तरीके के नैरेटिव्स देखते हैं कि नहीं, वो जो वोटिंग प्रतिशत को लेकर जो किए जाते हैं और जो जमीन पे हालात हैं, एक चीज तो मतलब जो ये जमात और इंजीनियर रशीद की पार्टी आई और बॉयकॉट कॉल नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होता, लोकसभा में नहीं, तो ये एक तरफ से हम कह सकते हैं कि अच्छी चीज है। लोग सोच रहे हैं कि ठीक है, वोट करके ही हम अब समाधान पाएंगे। अम, ये ठीक है, लेकिन अब कश्मीर में एक प्रॉब्लम है कि क्योंकि कोई बात नहीं करता है, तो बड़ा मुश्किल है जानना कि लोग के मन में एक्चुअली चल क्या रहा है। लेकिन इंजीनियर रशीद के मामले में मैंने देखा कि यूथ में तो एटलीस्ट काफी एक्साइटमेंट है उनको लेके। और एक चीज जो भाजपा हमेशा करती आई है, अब अगर हम टीवी मीडिया का नैरेटिव हटा दें, ये जो परिवारवाद वाली चीज जो कहते हैं पीडीपी, वो एक सेंस तो है, एक आम कश्मीरी में ये बहुत सेंस है। जैसे मैं कह रही थी ना, गुस्सा भी है इसको लेके कि आपने हमेशा दिल्ली की बात यहाँ करी, आपने हम कश्मीर की बात कभी दिल्ली में नहीं करी। तो एक सेंस ऑफ फटीग तो है ही। पीडीपी तो मेरे ख्याल से उनको सारा का सारा ब्लेम मिल रहा है कि एब्रिगेशन की दिशा इन्हीं ने दिखाई, इन्हीं की वजह से हमारा स्टेट डाउनग्रेड हो गया। तो वो प्रॉब्लम है। एनसी के साथ बच्चे अभी भी 87 की ऐसी बात करते हैं कि जैसे अभी हुआ है। वहां पे सेंस ऑफ हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है, तो इतना बैगेज है, और लोगों को लगता है कि ये ठीक है, हम लोग हाउस अरेस्ट भी हुआ तो यंग लोग बोलेंगे नहीं, ये भाई ये लोग तो आराम से रह रहे थे, हमारी थोड़ा थोड़ा इनको तिहाड़ में बंद किया गया या जेल जाना पड़ा। तो एक सेंस ऑफ फटीग है दोनों पार्टी से। इसमें इंजीनियर रशीद एक एक लैंग्वेज लाते हैं जो बिल्कुल नई है, जो बिल्कुल बहुत ही रिलेटेबल है। उनकी खुद की स्टोरी लोगों के लिए बहुत रिलेटेबल है। तो ये जो बी टीम वाला नैरेटिव चल रहा है, वो देखना पड़ेगा कितना क्लिक होता है, क्योंकि वहां पे अगर आप उनको बोलो कि ये तो बी टीम है, उनका पलट के जवाब होता है कि लेकिन एनसीपीडीपी कब बी टीम नहीं रही है, ये भी तो बी, ये लोग ने भी तो काफी बी टीम सी टीम खेला है। तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कितनी फ्रेशनेस लोगों को चाहिए, और वो फ्रेशनेस जमात और इंजीनियर रशीद के रूप में चाहिए। और यू आर राइट, उनका नैरेटिव वोट वो अगर इन लोगों के लिए होता है तो इसलिए नहीं क्योंकि वो इंडियन डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, वो इसलिए क्योंकि इन लोगों ने इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में क्या क्या बोला है, इसलिए वो चीजें रेजोनेट हुई हैं लोगों के साथ। उनको मैं यहाँ बोलूंगा कि जो वोट दे रहा है वो उसके लिए वोट एक टूल है जिसके जरिए वो अपने आप को रजिस्टर करा के जो पिछले 5 साल से जो क्रूर सत्ता बैठी हुई है उसे हटा सकता है। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि रातों रात उसका वोट में विश्वास बढ़ गया है। और एक चीज जो आपने की ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है हम ज्यादा कभी नोट नहीं करते कि चिलिंग इफेक्ट क्या होता है। जो पेपर्स जो आप कह रहे हो, अगर आप फ्रंट पेज में देख रहे हैं सिर्फ अमित शाह ने क्या बोला, मोदी ने क्या बोला, एलजी ने क्या बोला, इसकी न्यूज है बार 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 बार, तो आम आदमी पर रियली एक सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है इसका। जब आप देखते हैं कि बड़े बड़े अखबार या एडिटर्स या ओनर्स या जर्नलिस्ट ये लोग नहीं बोल रहे, तो हम कैसे बोल सकते हैं। ये चिलिंग इफेक्ट अगर आपको स्टडी करना हो एक्चुअली में, तो वो कश्मीर में आप स्टडी कर सकते हैं। और इसको वो आप अचंभा करेंगे जो आपने बात उठाई है, ये मैंने किसी से पूछा था एक बार, बड़े पढ़े लिखे युवक से, तो उसने कहा कि ये मेरी कॉन्शियसनेस पर एक डेली मॉर्निंग असॉल्ट है। मैं जब भी अखबार पढ़ता हूँ तो मेरे भीतर अगर कुछ है भी ना, एक उबाल भी उबल रहा है, ये आके उसको असॉल्ट की तरह आता है। क्योंकि ये दोनों अखबार और कई सारा और मीडिया भी एकदम सरेंडर कर चुका है, और वो सरेंडर विलिंग नहीं है वो।
इसी से जुड़ा मेरा सवाल प्रेस फ्रीडम का था, जो मैंने लिखा था कि प्रेस फ्रीडम की क्या हालत है। फ्री स्पीच कलेक्टिव ने चुनाव से पहले बताया था कि 2019 से लेके अब तक क्या हुआ। अभी भी 3 जर्नलिस्ट जो हैं वो वहाँ पर जेल में हैं, अभी भी वो लोग। उसके अलावा जो फॉरेन मीडिया है उसको लेके जिस तरह का रवैया रहता है, आई थिंक फॉरेन मीडिया को अलाउ नहीं करा जी इलेक्शन जी, मतलब इससे पहले भी, हाँ, इससे पहले भी नहीं किया। इस बार भी न्यूज़ लॉन्ड्री में ही एक स्टोरी थी जिसमें बताया गया था कि कितने जर्नलिस्ट ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था और कितनी कम संख्या थी जिनको मिला, और जो गए भी हैं लोग वो कितना कर रहे हैं। ये एक जनरल मेरा बतौर पत्रकार अपने अनुभव से मैं ये देख रही हूँ कि जिस तरीके से हरियाणा चुनाव को लेकर या अभी से महाराष्ट्र को लेकर लोग एक्साइटेड हैं, ख़ासतौर पे जो पत्रकारों का तबका है, मीडिया का एक तबका है, वो एक्साइटेड है कि जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वैसी चीज़ हमें जम्मू कश्मीर के मामले में नहीं दिखाई पड़ रही है। तो प्रेस फ्रीडम की जिस दशा या दुर्दशा पे हम 2019 से बात कर रहे हैं, जब आप बतौर पत्रकार वहाँ जाते हैं तो आपका क्या अनुभव रहता है वहाँ? ये एक और दूसरा अनुभव है कि कोई भी नाम के साथ नहीं आता, हर एक में लिखा होता है गोपनीयता की शर्त पे, नाम ना बताने की शर्त पे। ये चीज़ बिल्कुल हर रिपोर्ट में, हमारे पास अभी भी एक रिपोर्ट है जिसमें कितने लोग हैं जो अपना नाम नहीं छपवाना चाहते हैं। ये जो प्रेस फ्रीडम, ये तो आम लोगों की बात है, सोर्सेज का ना मिलना, सिर्फ और सिर्फ सरकारी चीज़ें जो विज्ञप्ति में आ गई हम सिर्फ उससे खबरें बनाने को मजबूर हैं। अखबारों की हालत हमने बात की, बाकी जो पूरी वहाँ पर जब आप देखते हैं वहाँ के पत्रकारों की क्या स्थिति है, वहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, वो क्या है? मैं अपने कॉलीग से मजाक कर रही थी कि हम लोग स्वीडन में रह रहे हैं कश्मीर के मुकाबले, तो हमें तो कंप्लेन बिल्कुल नहीं कर। आप सोच लीजिए, मतलब जो प्रेस फ्रीडम की बात हम मेनलैंड इंडिया में करते हैं, दिल्ली में करते हैं, यूपी में करते हैं, हम लोग एटलीस्ट स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, अगर हम कंपेयर करें जो हालात वहाँ हैं। शायद ही किसी जर्नलिस्ट से मैं मिली होंगी जिसके पास कोई कहानी नहीं है इंटेरोगेशन की। कितनी भी एजेंसीज हैं, पुलिस वेरिफिकेशन की, सोर्सेज रिवील करिए, और ये ऐसी पत्रकारिता के लिए उन्हें बुलाया जाता है जो कोई, आप आर्मी पे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप टेंशंस, बॉर्डर टेंशन पे भी रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप डे टू डे इश्यूज पे अगर रिपोर्ट करेंगे, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपने ये क्यों लिखा, आपने ये शब्द क्यों यूज किया, छोटी सी छोटी चीज पे स्क्रूटनी है। और लोगों को, कोई भी जर्नलिस्ट ऐसा नहीं है जहां जिसके पास एक स्टोरी नहीं हो बताने को, कि मुझे इंटेरोगेशन के बुलाया, मुझसे ये पूछा, मुझसे पूछा आपके पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, आपके रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, कब से रह रहे हैं, आप यहाँ गए थे, वो किसने फंडिंग करी इसकी। सो एक कांस्टेंट लेवल ऑफ स्क्रूटनी, क्वेश्चनिंग है। यंगर जर्नलिस्ट में थोड़ा सा वहाँ नाराजगी भी है कि जो बड़े वहाँ पे एडिटर्स थे, 2 न्यूज़पेपर्स का नाम तो हमने ही लिखा, या जो थोड़े सीनियर थे, क्या वो थोड़ा पुशबैक कर सकते थे? क्योंकि अगर वो लोग थोड़ा सा पुशबैक करते तो शायद थोड़ी हिम्मत दिखाते तो शायद इतनी जल्दी सब कुछ क्रम्बल नहीं हो जाता। और आई थिंक अगर हम जर्नलिज्म के उससे देखें तो वहाँ पे लोगों का तो ये मानना है ही कि हमारी मुद्दे बिल्कुल नहीं आ रहे, लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ वो हो गई है कि जैसे यूपी इलेक्शन होता है या हरियाणा में इलेक्शन होता है, हम सिविक इश्यूज की तो बात करते हैं ना, हम ये तो बोलते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नहीं किया, वो नहीं करा, आप चाहे डायरेक्टली किसी को क्रिटिसाइज ना करें, लेकिन स्टोरीज तो हम करते हैं। वहां पे ऐसा माहौल हो गया कि हम बिजली के कट के बारे में भी नहीं बोल सकते, तो हमें कोई फोन कर देगा। हर चीज को आपने सेपरेटिज्म बना दिया है, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और ये रियली अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं कश्मीर को लेकर, आप वाकई इंटीग्रेशन चाहते हैं, तो ये सोचना चाहिए कि ठीक है, एब्रोगेशन हो गया, उसके बाद आपने एक सख्ती से गन्स को भी दूर रख लिया, मैनेज कर लिया कि वो एंगर निकले ना, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा लोगों को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप बिल्कुल एक प्रेशर कुकर सिचुएशन बना रहे हैं, कहीं से स्टीम नहीं निकल रहा है, बिल्कुल ही आप ऐसे बना रहे हैं कि, और वो बहुत ही डेंजरस है। और इसमें आई मीन कश्मीर हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड भी रहा है, बिकॉज कितने वहां पे ये भी प्रॉब्लम है कि बहुत सस्पिशन है जर्नलिस्ट कम्युनिटी में भी, हर कोई किसी का एजेंट बुलाया जाता है, तो ये सारी लोकल प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल ही कंट्रोल, जो टाइट कंट्रोल है, वो किसी के लिए अच्छा नहीं है इसमें, और गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको ये तो पता चलना चाहिए कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपकी इंटेलिजेंस कैसे कुछ पिकअप करेगी अगर आपको यही नहीं पता कि चल क्या रहा है। इनफैक्ट हमने एक लंबा चौड़ा पीस भी किया था न्यूजीलैंड में शेख हसीना के रिजीम के बारे में, कि उन्होंने इतना ही कंट्रोल कर दिया था कि वो फीडबैक लूप उन्हीं के पास नहीं आ रहा था कि लोग सोच क्या रहे हैं आपके बारे में। तो ये आपके लिए, गवर्नमेंट के लिए भी डेंजरस चीज है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उन महसूस कर रहे हैं, चल क्या रहा है। आप एक अपनी दुनिया में हैं। इसमें मैं 2 चीज़ क्विकली जोड़ूँगा। एकदम सही कह रही हैं। मैं सिर्फ़ कश्मीर नहीं, दिल्ली में कश्मीर के जितने पत्रकार हैं, जिन्हें हम सब जानते हैं, आप देखिए पिछले 6 साल में उनकी बाई लाइन्स का क्या हुआ है।
7 साल पहले वो कितना मुखर होके बोला करते थे, लिखा करते थे। आज उनकी बाइलाइन्स कहाँ आती हैं? हम खुद जानते हम हैं कि सब कुछ जानते हैं वो मिनट हमारे इर्द-गिर्द हैं, जी। वो कहाँ हैं? एक एग्ज़ाम्पल एक और देता हूँ, 19 के कुछ समय बाद गया था मैं अगस्त के, तो कर्फ्यू तब तक हल्का-हल्का खुलने लगा था। इंटरनेट नहीं थे हमारे फ़ोन में। हम सभी एक सेंटर बना रखा था श कश्मीर में, वहाँ हम स्टोरी फाइल करने जाते थे, सरकारी कंप्यूटर्स पर। क्या सबको नहीं पता था कि हम सबके अगर आप जी जैसे ही मेल यूज़ करोगे, आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो हर जर्नलिस्ट मुझसे कहता था, "यार क्या बट आई हैव टू सेंड दिस मुझे भई खबर भेजनी है दिल्ली में, खबर भेजूँगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? जैसे ही भेजता हूँ मेरा पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है वहाँ तो।" तो जब आप इस हालात में अरसे तक रहते हैं, आप क्रश हो जाते हैं। आपने कहा कि सरकार प्रेशर कुकर बना रही है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार एग्ज़ैक्टली यही चाह रही है। भाजपा के लिए एक प्रयोगशाला है, जहाँ वो इस पूरे समुदाय को कुचल के रख देना चाहती है। और यही सेंस जो यंग लोग हैं ना, वो यही सेंस रिसीव कर रहे हैं। मतलब किसी सबके ज़हन में ये बात गड़ गई है कि हमको बस सबक सिखाना है। अब चाहे उसमें गुड इंटेंशंस, बैड इंटेंशंस वो सब अब मायने नहीं रखते, क्योंकि एक सेंस आ गया है कि एक्चुअली मकसद कुछ और ही है। वो सब में इतना भर गया है, तो इसके बारे में सोचना सरकार को सोचना चाहिए चाहिए। सारी एजेंसीज़ को वहाँ, गवर्नमेंट को वहाँ, अगर आप वाक़ई चाहते हैं कि और प्रेस फ्रीडम की बात में एक जर्नलिस्ट मज़ाक करके उन्होंने बोला कि अ, कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कहते हैं अब एक्चुअली इंडिया हैज़ ट्राइंग टू बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कश्मीर। इन द सेंस कि प्रेस फ्रीडम जी, कर्ब्स हमारे ऊपर तो ज़्यादा थे, है। आप लोगों के भी हो रहे हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि कोई कंपैरिज़न नहीं है। आई थिंक वहाँ की हालत ज़्यादा खराब कोई है। तुलना बहुत, नहीं है। कोई आप तुलना श्रीनगर नहीं 10 है। दिन 4 दिन रहे आइए समझ में आ जाएगा बिल्कुल आपको। कोई तुलना नहीं है। हमारे यहाँ भी जी। केसेज़ हुए हैं यूएपीए के टेरर चार्जेज़ में, इनकम टैक्स रेड, ईडी रेड्स हुए हैं, लेकिन फिर भी हम काफ़ी कुछ बोलते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। वहाँ पे बिल्कुल स्पेस खत्म होते जा रही है। भाजपा से जो हम देख रहे हैं, भाजपा का जो रवैया विधानसभा चुनाव के लिए था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने हैं, इसकी तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही थी। पहले डीलिमिटेशन हुआ था। जो डीलिमिटेशन है, उसका प्रभाव आप इस विधानसभा चुनाव में किस तरह देख पाएँगे? देखिए जम्मू में 16 सीट थी मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में इस समय है और 27 हैं हिंदू मेजॉरिटी एरिया में। तो जम्मू में हम जानते हैं 6 सीट बढ़ी हैं, हुँ। तो दोनों में 3-3 बढ़ी हैं, है ना? पहले 37 थी अब 43 हो गई हैं। लेकिन अगर आप इनका बड़ी बारीकी से अध्ययन करें आप जानेंगे कि बहुत ही स्ट्रैटेजिकली जो मुस्लिम मेजॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट्स जो सीट्स थी उनको कमज़ोर किया गया है और उनको कहीं न कहीं वहाँ एक हिंदू इस तरह से उसको बनाया गया है कि एरिया जोड़े गए हैं कि वहाँ हिंदू मेजॉरिटी थोड़ी-सी अधिक आ जाए। आप याद करें कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2014 में आखिरी चुनाव, तो उसमें हिंदू मेजॉरिटी वाले एरिया में 37 में से शायद 19 मिली थी और वहाँ 6 मिली थी। इस बार इनका गेम प्लान ये है कि मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू के जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आती हैं डोडा, पूंछ, राजौरी, किश्तवाड़, रामबन, उनको कमज़ोर करके बाकी इलाकों में मिलाया जाए। ये इनकी स्ट्रैटेजी है। दूसरी है रिज़र्वेशन के तहत एसटी को रिज़र्वेशन दिया गया है। हुँ। देखिए एसटी का रिजर्वेशन मैं इस पर मैंने काफ़ी स्टडी की है, गया हूँ वहाँ। एक समय भाजपा की स्ट्रैटेजी हुआ करती थी 20-21 के दौरान, बहुत अधिक सफल नहीं हो पाई, अब पता चलेगा कितनी हो पाती है कि जो गुजर बकरवाल है पहाड़ ऊँची पहाड़ियों पर रहने वाला मुसलमान, उसका जो मेनलैंड कश्मीरी है, वो भी मुस्लिम है, उससे थोड़ा-सा एलियनेशन है। कश्मीरी उनको अपना नहीं मानते हैं, है ना? हुँ। तो भाजपा की रणनीति थी कि गुजर बकरवाल को किस तरह से इस मुसलमान के खिलाफ खड़ा किया जाए। तो जो पूरा एसटी जो गैम्बिट है, वो भाजपा ने उसी लिए खेला हुआ है। अब वो कितना सफल हो पाता है, ये अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उसका गेम प्लान यही है वो। और हम जानते हैं गुजर बकरवाल बहुत लंबे समय तक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी के लिए संघर्ष करते रहे, यहाँ तक कि जहाँ मुझे याद आ रहा है उन्होंने अपनी सेपरेट लैंग्वेज की भी बात कही थी। तो वो अपने आप को एकदम मेनलैंड से अलग करके देखते हैं और अपने आप को आज़ादी के सिपाही की तरह भी प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो दोनों के बीच में इस जो डिवीज़न है, मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम का, उसका वो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है और वो इस डिलिमिटेशन में दिखता भी है। लेकिन मैं एक बात समय खत्म हो रहा पे यहाँ जोड़ जिस पर लोगों का ध्यान कम गया है, असेंबली जब बनेगी भी, असेंबली होगी कैसी जी, होगी? यही मेरा अगला सवाल है कि जिस तरह से अभी नियम चेंज किए गए थे, उपराज्यपाल के हाथ में थोड़ी और ताकत बढ़ी है। मैं एग्ज़ैक्टली कोई भी वहीं आ रहा सरकार था। हाँ, अगर हाँ। बनती है, तो कितनी ताकत उस सरकार के हाथ में होगी? हम जानते हैं कि दिल्ली असेंबली है, हाँ? एलजी के पास कई सारी पावर्स हैं, पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है। ये पावर्स वहाँ भी दे दी गई हैं।
पब्लिक ऑर्डर दी, पुलिस भी दे दिया गया है। एक पावर और दे दी गई है वहाँ के एलजी को, वो क्या है, अगर ये जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हुआ है, अगर कोई ऐसा इश्यू इमर्ज करता है जहां ये तय करना है कि ये पावर इनके गवर्नर एलजी के पास है या नहीं, इसको तय करने का अधिकार एलजी का होगा। यानी कि एलजी एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, सुपर बॉस बनकर उभरने वाले हैं असेंबली के बाद भी। ऑलरेडी वो सरकार को चला रहे हैं। अगर आप ये उम्मीद करें, हमने दिल्ली में देखा है किस तरह से नियमित केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार और एलजी के बीच में झगड़ा होता रहता है, वहां अगर आप ये उम्मीद करें स्मूथ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। शंकर सेंटर का शिकंजा बहुत ही कसकर वहां बना रहेगा विधानसभा चुनाव के बाद भी। अगर स्टेटहुड मिलती है तब भी ये स्टेटहुड का भी कहाँ है नहीं। अभी अच्छा, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। इस समय रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत एलजी को एक्सेसिव पावर दे रखी है, जो दिल्ली के एलजी के पास भी नहीं है, उससे कहीं अधिक। तो आप कल्पना कर सकती हैं, जब दिल्ली में ये हालत हो रही है तो कश्मीर में क्या होगा। इसीलिए स्टेटहुड एक बहुत बड़ा कंटेंशियस issue इशू है, और जम्मू में भी लोग चाहते हैं स्टेटहुड हो। पीपल डोंट वांट कि एकदम। दूर से कुछ चल रहा है। यही मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जम्मू में आपने जब देखा, हम बात करते हैं घाटी में या बॉर्डर एरियाज़ जो है वहाँ पर, वहाँ असंतुष्टि है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। जम्मू को ख़ासतौर पे माना जाता था कि नहीं, वहाँ हिंदूज़ हैं, वहाँ भाजपा के बहुत समर्थक हैं। जब आप वहाँ जाकर देखते हैं वहाँ के लोगों में क्या भावना है? आपने शुरुआत में बताया कि वहाँ भी लोग नहीं बहुत खुश हैं, पर एग्जैक्ट जो वहाँ की सिचुएशन है वो क्या है? तो जम्मू में आपने ठीक कहा, थोड़ा नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है, पेट्रियोटिक सेंटिमेंट है, और ये एक सेंटिमेंट है कि देश के लार्जर गुड के लिए हम थोड़ा सफर कर लें तो ठीक है। और हमको इग्नोर भी किया गया है बहुत टाइम तक, जब स्टेट था तो ये एक सेलिब्रेशन का कॉज था कि अब फाइनली हमारी आवाज आएगी। लेकिन धीरे धीरे दो तीन चीजें हुई। एक तो जो इन्वेस्टमेंट्स का दावा था वो नहीं आया है, और लोगों को लगता है कि उनकी आर्थिक कोई ऐसी समृद्धि नहीं हुई है। ऊपर से उनके लिए कंपटीशन बढ़ा है बाहर से, और ये तो हर स्टेट में होता है ना, बाहरी सेंटिमेंट। कोई भी स्टेट बिल्कुल ये तो सेंटिमेंट रहता है, ये हिमाचल हो या उत्तराखंड हो या महाराष्ट्र हो, कि बाहर से हमारे लोगों को ज्यादा प्रोटेक्शन मिले हर चीज में। तो ये एक सेंटिमेंट काफी स्ट्रांग है कि प्रोटेक्शन मिले हमें, और स्टेटहुड के तहत ही मिले। मुझे नहीं लगता लोग जम्मू में भी चाहते हैं कि सेंटर से उनकी पूरी लाइफ कोई डिसाइड हो रही हो, क्योंकि उनको ये भी पता है कि एलजी नहीं है ना, वो सेंटर ही है, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज टू फार, जम्मू एंड सेंटर। तो ये बहुत सेंटिमेंट लोगों में है वहां पे। लेकिन हाँ, अगर लार्जर नेशनल गुड की बात आ जाती है तो फिर वो थोड़ा एडजस्ट करने वाला है उनका। हाँ, कि हम सह लेंगे थोड़ा, लेकिन पुश नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है भाजपा ने कहा कि पुश करे तो अभी पता चलेगा रिजल्ट्स में कि क्या होता है। आप दोनों हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।